Good evening, all of you. Good evening, sir. So, chalo. So let us discuss about the chapter. लास्ट टाइम हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया था, सभी को याद होगा. तो लास्ट टाइम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है उसके बारे में हमने क्लियर डिस्कशन किया था. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of the molecules of the gas? Basically, for the gas which is of monoatomic, there are only 3 degrees of freedom, because the molecule of monoatomic gas can either move parallel to x-axis or parallel to y-axis or may move parallel to z-axis. So the kinetic energy of that molecule can have only 3 terms, that is x-axis, kinetic energy along x-axis, kinetic energy along y-axis and kinetic energy along z-axis. ये 3 टर्म्स से उसका kinetic energy बना हुआ होता है. इसलिए मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के बारे में कहा जाता है कि its energy is made up of 3 terms only. But for the diatomic, rigid diatomic molecule के लिए हमने देखा था कि उसके 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जबकि जिसमें से 3 तो ट्रांसलेशनल होते हैं, 2 रोटेशनल होते हैं, और उसके वजह से वो टोटल जो है वो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाते हैं. Diatomic molecule, because it can rotate about 2 axes which are perpendicular to the line joining the 2 atoms, and that's why it can have 5 degrees of freedom. And तीसरा जो हमने बात की थी तो वो है diatomic non vibrating molecule, नॉन रिजिड जिसको हम बोल सकते हैं, नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो जब मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस चालू हो जाते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें आ जाता है, काउंट करना पड़ता है.
और उसकी वजह से हमको 7 टर्म्स मिल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। और इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल का वो मॉडिफाई होता है, और उसकी वजह से जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके 7 कहे जाते हैं। अभी ये हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअली यूज ऑफ concept of degrees of freedom and exactly how what can we explain on the basis of degrees of freedom। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे क्या एक्सप्लेन किया जाना पॉसिबल है और कितनी बड़ी बातें जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं गैस के बारे में, वो हमको भी देखना है। तो लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो हमको पता होनी चाहिए गैस के बारे में, तो वो हम एक बार पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि गैस के बारे में सभी को पता होगा कि अच्छा चलो गैस के बारे में ही नहीं बट इन जनरल बहुत एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट्स कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट। तुमने सुना होगा ये कंसेप्ट, लास्ट ईयर भी थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट तुमको था, तो उसके बारे में हमने स्टडी भी किया था और उसके फॉर्मूलेज वगैरह भी डिराइव किए थे, डेवलप किए थे। स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, कौन बताएगा हमको? जस्ट रेज योर हैंड रेज करो फटाफट। How many of you can tell me the definition of specific heat? Yes, इसका भी हैंड रेज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। amount of heat, Yes, ओमकार बताओ। the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of a given Exactly, mass. exactly. So basically, specific heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a body, 1 unit mass of a body through 1 degree Celsius, and that is the concept of specific heat. हम जानते हैं it is defined as Q upon M into theta, where theta stands for change in temperature, or just we can denote it by dt also. तो dt से भी उसको हम डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पे S इज इक्वल टू Q अपॉन M थीटा और M इंटू dt। dt स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो या इसको dq भी लिख सकते हैं यहाँ पे। dq मतलब द हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। तो ये स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने देखा था। ये इन जनरल कोई भी बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी होता क्या है ना कि गैस के बारे में, जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि गैस के बारे में स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। गैस के लिए 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो, अगर गैस को हम हीट करेंगे तो सपोज ये गैस है, सपोज सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर गैस हमने भर के रखा है और ये सपोज पिस्टन है। तो इसको अगर हम सपोज हीट करेंगे गैस को, तो ये हीट लेके गैस क्या क्या कर सकता है। तो हीट लेके गैस या तो एक्सपांड भी तो हो सकता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ये गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं। तो इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट होने से उसका अलग स्पेसिफिक हीट हमको मिलता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट न होने से मतलब प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से अलग स्पेसिफिक हीट हमको मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे गैस के बारे में कहा जाता है कि इट हैज 2 डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स। दे आर सिंपली द specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. If we check for the specific heat at constant volume, then we can see, जैसे suppose specific heat at constant volume के बारे में हम बात करते हैं, तो volume constant कैसे रख सकते हैं? How can we keep the volume of a gas constant? By locking the piston. तो पिस्टन को लॉक कर देंगे तो वो पिस्टन ऊपर मूव होगा ही नहीं, तो वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे केस में जब इस गैस को हम हीट करेंगे, सपोज ये फर्स्ट जो केस है वो वही केस है जिसमें हम गैस को फिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये पिस्टन लॉक हो गया यहाँ पे। तो इसलिए इस गैस को अभी इस हालत में कितना भी हीट करेंगे
तभी भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ नहीं सकता है. वॉल्यूम इज गोइंग टू बिकम कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई here we can see the whatever heat is required to raise the temperature of a gas through 1 degree Celsius will be denoted by specific heat at constant volume. It is denoted by SV. तो SV उसको हम बोल सकते हैं आराम से, and this SV stands for specific heat at constant volume. So it can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of this unit mass of a gas through 1 degree Celsius. तो उसको हम लिख देंगे सिंपली, ये जो है dq या q1 अपॉन m इंटू dt. ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक हीट लगा, ये जो हीट अब्सॉर्ब किया गया, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बट हियर इफ वी कीप दिस प्रेशर कांस्टेंट, अभी प्रेशर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पे पिस्टन लॉक करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमको कुछ वेट रखने हैं. इस पिस्टन के ऊपर जो भी हम वेट रखेंगे वो हम अभी चेंज नहीं करने वाले, विल नॉट चेंज द वेट्स. तो जैसे हम हीट देना चालू करेंगे तो उसकी वजह से ये जो गैस है इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा नो डाउट, साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा. और इसकी वजह से हम देख सकते हैं क्लियरली कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो पिस्टन है वो ऊपर ऊपर लिफ्ट होता जाएगा, और उसकी वजह से कुछ समय के बाद पता चलेगा कि ये जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ गया. इसका मतलब ये होगा कि ये वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे एक्सपांड हुआ है, गैस ने एक्सपांशन किया, और उसकी वजह से इस प्रेशर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन किया, और इस वर्क डन करने के लिए जो हीट लगता है, एनर्जी लगता है, वो भी उसने हीट में से ही निकाला है. और इसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ा ही है नो डाउट, बट एट द सेम टाइम वर्क डन भी किया गया है. तो इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको हम du से डिनोट करते हैं, या du जिसको हम इंटरनल एनर्जी चेंज बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा इसको बोल सकते हैं du से उसको डिनोट करेंगे नो डाउट. बट जो हीट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट required to raise the volume only will be noted by du. But ये जो dw है, it is the amount of heat required to raise the temperature of the gas through 1 degree Celsius and the work done. तो वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो dw रहने वाला है, और वो इसमें एडिशन में है. और इसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि the total amount of heat required here in this case will be suppose dq2, उसको हम बोल सकते हैं dq2 इसको बोलेंगे. तो यहाँ पे the specific heat at constant pressure can be defined as dq2, which is going to be equal to sp is equal to dq2 upon m into dt. तो ये जो स्पेसिफिक हीट बनता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं गैस के बारे में, और यही स्पेसिफिक हीट्स अगर हम मोलर रेफरेंस में अगर डिफाइन करते हैं, मोलर मतलब अगर सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मास, तो मास के बदले अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह से. तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा dq1 upon n dt. एंड एट द सेम टाइम Cp मतलब स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल या 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस विल बी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये इस तरह से हम डिफाइन करेंगे उसको, n into dt उसको लिख देंगे. तो ये है Cv और ये है Cp. ये दोनों फॉर्मूले जो है वो अच्छी तरह से दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये फॉर्मूले हमको आगे चल के लगने वाले हैं. यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इफ वी हैव ओनली 1 मोल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ओनली, देन वी कैन से सिंपली दैट Cp एंड Cv इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत सिंपल बन जाएंगे, और ये हमको मिल जाएगा सिंपली. तो Cv कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू dq1 upon dt, and here this Cp can be written to be equal to dq2 upon dt. अगर एक ही मोल है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 बन जाएगा, और उसके कारण यहाँ पे हमको
CV और CP इस तरह से मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे एक और बात हमको समझनी है कि whenever the gas is heated, how much work is done by the gas? How will you find it out that? तो जैसे यहाँ पे वर्क डन होता है, ये पिस्टन जो है यहाँ से ऊपर यहाँ तक अगर चढ़ जाता है, यहाँ तक अगर डिस्प्लेस होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोल देंगे x सपोज। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है पिस्टन के ऊपर ऊपर की तरह डायरेक्शन में, तो वो फोर्स यहाँ पे गैस के प्रेशर की वजह से यहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय द गैस कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू वर्क डन इन जनरल ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पता होगा सभी को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो F इनटू x is going to be the work done. But here we can see clearly that is work done is going to be force into displacement, where force stands for, अब ये हमको ऑलरेडी पता है कि प्रेशर is always equal to force upon area, करेक्ट है? तो अगर हम ये यूज करेंगे तो फोर्स को लिख सकेंगे आराम से प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट? And then if we replace this value of force here, then we can get simply this as pressure P into area A into x, that is the displacement. But if we see this carefully, then P तो चलो as it is है, लेकिन ये AX जो बनता है ना AX, तो ये AX क्या है? तो समझ सकते हैं आराम से, A is going to be the area of cross section here of this piston and multiplied by x, which is going to be the height of this cylinder. So area of cross section of cylinder multiplied by height of cylinder gives us the volume of cylinder. But here the volume is simply this part. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट का वॉल्यूम भी हमको मिलने वाला है, जो कि चेंज इन वॉल्यूम एक्चुअली कहलाएगा। और इसकी वजह से इसको हम लिख देंगे dV, दैट इज dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है वर्क डन के लिए। And this expression for work done can also be expressed in terms of temperature, change in temperature, by using the ideal gas equation. As we know that ideal gas equation tells us simply P into V is equal to nRdt, correct है? Sorry, nRT. तो अगर ये बात हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो इससे हमको ये मिल जाएगा P into dV is equal to nR into dt. ये समझा ठीक से? आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो इससे हमको ये P इंटू dV मिला और N इंटू R इंटू dt मिल गया। अच्छा, अगर ये तुमको नहीं समझा तो एक दूसरा एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, वो मैं करता हूँ, देखो रिसोर्स से समझता है क्या। अभी चलो P एंड V इज इक्वल टू nRT, ये हमने इनिशियल स्टेट में ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया। अगर ये गैस को हम एक्सपांड करते हैं और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सपोज दिस वॉल्यूम बिकम्स V plus dV and its temperature becomes T plus delta T, then at that time we can apply the ideal gas equation once again and say that this P into new volume, which is V plus dV, must be equal to nR into new temperature, which is going to be simply T plus delta T or dt we can say. And now we can just subtract this these two equations. अगर इन दो equations को हमने subtract किया, तो देखो इससे, अब अगर सपोज इसको अगर हमने ओपन भी किया ब्रैकेट को, तो इससे हमको मिल जाएगा P इंटू V प्लस P इंटू dV, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। और इस तरफ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि nR इंटू T, ये फर्स्ट टर्म बनेगा, तो ये बन गया nRT प्लस ये सेकेंड टर्म में आ जाएगा nR dt। ओके, अभी इसमें से क्या है ना कि ये जो PV है यहाँ पे वो nRT के बिल्कुल बराबर है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये PV और nRT जब दो अलग अलग साइड में है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो अगर इन दोनों को कैंसिल कर दें जो बराबर होने की वजह से, तो इससे हमको मिलेगा क्या, सिंपली P इंटू dV इज इक्वल टू nR dt। तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा है PdV के लिए। बट PdV माना क्या है, तो वर्क डन है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमको वर्क डन का जो फॉर्मूला है वही हमको एक्चुअली nR dt के बराबर मिल रहा है। ये बात आई सबको समझ में ठीक से? वर्क डन इज गोइंग टू बी सिंपली इक्वल टू nR dt। ये इम्पोर्टेंट बात समझने जैसी है। और बाकी जो दो चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इन इक्वेशन से निकाली है। तो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है CV का, उसको थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे ना, तो इससे हमको मिलेगा dQ1 which is going to be equal to, यहाँ
पे ये dq1 जो है वो n इन इस तरफ शिफ्ट कर दो तो हमको ये मिल जाएगा आराम से n cv into dt। और दूसरी तरफ ये जो इक्वेशन है ये वाला, तो इसको अगर हम सपोज थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो उससे dq2 का वैल्यू निकाल सकेंगे आराम से, और वो हमको मिल जाएगा dq2 which is equal to n cp into dt। करेक्ट है। अभी ये देखो यहाँ पे ये जो dq1 है ये एक्चुअली उसके गैस के इंटरनल एनर्जी के अंदर का चेंज कहलाता है, because whenever the gas is heated at constant volume, तो वॉल्यूम जब उसका कांस्टेंट रहता है तो whatever amount of heat is given to the gas is utilized only and only to increase its internal energy only। तो ये मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो बढ़ाने के लिए ये एनर्जी जा रहा है, हीट जो है वो दब रहा है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि whatever amount of heat is absorbed by the gas at constant volume will just get increased in the kinetic energy, get appear in the form of increase in kinetic energy of the gas, which is represented as du, no doubt। but at the same time यहाँ पे जब गैस को जब प्रेशर कांस्टेंट रख के हम हीट करते हैं तो उससे गैस को थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगता है, क्योंकि जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से जो हीट लगना था वो तो यहाँ पे लगना ही है, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम वर्क डन करने के लिए एक्स्ट्रा हीट उसको देना पड़ता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो हीट हमको देना पड़ता है वो ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि dq2 is actually greater than dq1 and actually dq1 is going to be same as du। du मतलब ही क्या, ये change in internal energy of the gas or change in kinetic energy of the gas, and hence we can say that simply यहाँ पे जो हीट लगता है, यहाँ पे जो हीट देना पड़ता है जिसको हम dq2 बोल रहे हैं वो एक्चुअली dq1 प्लस dw के बराबर हुआ जाना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, बट dq1 इज एक्चुअली du ना, तो इसलिए dq2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली वी कैन से दिस विल बी du प्लस dw, where this is actually the first law of thermodynamics if you remember, and if you put these values here, तो ये dq2 का जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है ये वैल्यू हमको यहाँ पे डालना है, तो इससे हमको मिलता है n टाइम्स cp into dt which is equal to du का जो ये वैल्यू हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये dq1 मतलब du ही है एक्चुअली, तो इसको हम du भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, and hence if we put this value of du here then we can get simply it as n into cv into dt, and dw का जो ये वैल्यू हमको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये dw का वैल्यू हमको यहाँ पे डालना है, dw के बदले इससे हमको मिल जाता है nr into dt। okay, and now we can just cancel n dt from all these terms, so n cp dt should be divided by n dt, here again n cv dt can be divided by n dt, and nr dt is again can be divided by n dt, so that this n gets cancelled and dt also gets cancelled in all these three terms, leaving behind just cp minus cv, or cp is equal to cv plus r। this is basically the called as a Mayer's relationship, इसको ही Mayer's relationship बोलते हैं, याद रखो जिस तरह से, and this proof can also be asked for 3 marks in exam, तो Mayer's relation इसको कहा जाता है, which is simply the relationship between the cp and cv of a gas। what is cp and what is cv, I hope you understood better। अभी चलो सभी अपना माइक अनम्यूट करो एक बार और वीडियोस भी चालू करो, और बताओ मुझे इसमें कुछ डाउट है तो फटाफट देखो क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने, स्पेसिफिक हीट of a gas, how it is defined, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius is in general called as specific heat, no doubt, but gas requires 2 specific heats to be defined। why? because गैस के लिए 2 स्पेसिफिक हीट जरूरी क्यों होते हैं,
कौन बताएगा? constant volume and at constant pressure. यस, कौन बता रहा है? हैंड रेज करो, कौन बता सकता है? Why is it necessary to define two specific heats for the gas? गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट्स क्यों जरूरी है, जबकि नॉर्मल सब्सटेंस के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट जरूरी होता है? The reason is Because that for even a yes, small rise in temperature, volume and pressure both increase. Both change. कौन बोल रहा है? कौन बोला वो तो पता ही नहीं चला। क्या सर? कौन बोला वो पता ही नहीं चला। अनुष्का। Basically, whenever the gas is heated at constant constant volume, so all the heat supplied to the gas is used to increase its internal energy only. But when the gas is heated at constant pressure, then a part of it is used to increase its internal energy, and remaining part of it is used to do the work. And that's why the gas requires different amount of heats when volume is kept constant and when pressure is kept constant. And that's why it's required to define two different specific heats for the gas. Remember. चलो ठीक है। एंड दूसरी बात, ये वर्क डन का फॉर्मूला समझा ठीक से? हाँ। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट becomes the change in volume here, and that's why we can replace it by that and get this P into dV as a formula for work done. But P into dV can be proved to be equal to nR dt. समझा कैसे? ये देखो यहाँ पे उसका प्रूफ है, dV is equal to nRT. This is the ideal gas equation applied on the first condition, initial situation, and the ideal gas equation is applied on the second situation when the gas is expanded by volume dV and temperature of the gas rises by dt, keeping pressure constant. So we can say that ideal gas equation can be applied here, and we can say that P into V plus dV becomes exactly equal to nR into T plus dt. That is a new temperature, new volume and new temperature is replaced here in place of ideal gas equation, and then we get this equation. When opened, we get this PV and nRT cancelled just because they are same, and we are left with P into dV to be equal to nR dt, and hence we can say that this P dV is nothing but the work done. So we get that work done is equal to P dV also, and at the same time work done can be written to be equal to nR dt also. Okay, तो ये वर्क डन के दो फॉर्मूले हमको मिल गए। इसमें से अभी हमको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? The amount of heat given to the gas at constant pressure is equal to the sum of the amount of heat given to the gas at constant volume and work done by the gas. ये सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे हमने वही तो बताया। देखो यहाँ पे क्या बताया था कि when the gas is heated at constant volume, all the amount of heat supplied is used to change in temperature only, no doubt. But when the means that heat is called as internal energy, change in internal energy. Okay, but when the heat is given to the gas at constant pressure, what happens is some part is used to increase its internal energy and remaining part is used to do the work against external pressure, and that's why the amount of heat given in this condition must be equal to the sum of these two, du and dw, right? And that's why we can say that the amount of heat given to the gas at constant pressure means dq2 is going to be simply equal to dq1 plus dw, and hence we can say that this dq2 is equal to du plus dw, and then we can say this ncp dt is equal to ncv dt plus nr dt. Just cancelling n and dt from both sides, you can get this cp equal to cv plus r, and this is called as the Mayer's relationship. ये बात है समझ में सबको ठीक से?
हाँ ओके अभी देखो इसमें देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड एसपी, जो हमने अभी अभी देखा सीपी और एसपी के बारे में बताया ना अभी। ये देखो ये एसपी और ये सीपी, ये एसबी और ये सीबी, समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एसवी डिफाइन करने के लिए हमने मास यूज किया था इधर नीचे, और सीवी को डिफाइन करने के लिए इधर नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन किया था नीचे। सेम वैसे यहाँ पे एसपी डिफाइन करने के लिए मास नीचे लगता है और सीपी के लिए नंबर ऑफ मोल्स लगता है। इसीलिए तो सीपी और सीवी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, मोलर। और एसपी और एसवी इन दोनों को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स बोलते हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, रिमेंबर। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोले तो उनमें मास जरूरी होगा, और मोलर स्पेसिफिक हीट बोले तो उनके नाम में उनका मीनिंग छिपा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। सो वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो देखिए प्रिंसिपल एंड मोलर स्पेसिफिक हीट्स कैसे डिराइव करेंगे दोनों के बीच में का रिलेशनशिप। तो देखो सबसे पहले हमको ये पता है कि एसबी का फॉर्मूला क्या है ना, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब du डिवाइडेड बाय m into dt, करेक्ट है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर एसवी। एंड एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट सीवी, तो सीवी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है सेम, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मास है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो अगर हम ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना चाहते हैं तो हमको इसके लिए मास और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना पड़ेगा, और जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी ऑफ यू कैन नो? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने 3 फॉर्मूले लिख के दिए थे कल, याद होगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू mass of the gas upon molar mass, which is also equal to number of molecules upon Avogadro's number, and this is also equal to volume upon molar volume, याद है ना सभी को? तो अगर ये यूज करेंगे तो इससे हमको मिलेगा mass of the gas can be written to be equal to number of moles into molar mass, करेक्ट है? ये बात अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं the mass of the gas is going to be equal to molar mass multiplied by number of moles। ओके तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा, देखो ठीक से। तो SV जो है वो बन जाएगा du अपॉन m के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे n इंटू m नॉट, चलो m नॉट इंटू n इंटू dt एज इट इज। बट अगर इसको हम थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे तो पता चलेगा 1 अपॉन m नॉट केप्ट एज इट इज, m naught as it is, and here it is du CV divided by n times dt, which is exactly same as CV only। ये अगर देखो ठीक से तो एग्जैक्ट ये CV के बराबर ही तो हो गया। तो अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा this is going to be equal to 1 upon m naught into CV। तो देखो ठीक से ये जो हमको रिलेशनशिप मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the principal and molar specific heat of the gas। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, SV is equal to 1 upon m naught, या चलो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CV upon m naught, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CV is equal to m naught into SV। ओके, और in the same way we can also derive the relationship between the CP and SP also। तो SP के लिए क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? Yes, so we can say SP in the same way we know that it is going to be equal to dq upon mdt। ठीक है, and at the same time CP can be written to be equal to what?
dq upon dq n dt. n Correct है? dt. But already we know that this mass m is always equal to number of moles into molar mass. So if we use it here, then we can get simply Sp as this dq upon m dt, but m can be replaced by m naught into n, so that we can get this dq upon m naught into n into dt. But if we see this carefully, then 1 upon m naught can be kept aside, and here dq upon n dt can be directly replaced by cp. So we can say that this will be 1 upon m naught into cp, and hence we can prove that sp is actually equal to cp upon m naught. And this is again the relationship between the molar and principal specific heat of the gas. So that we can say Cp is actually equal to m naught into Sp. So this relationship gives us the relationship between the molar specific heat and principal specific heat. Even this also gives the same thing. अच्छा, ये बात आई समझ में सबको ठीक से? ये इसमें कुछ डाउट है तो पूछो. No sir. पक्का सभी? No sir. ओके, तो चलो अब यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी रिलेशन जो डिराइव किया, मेयर्स रिलेशनशिप जो डिराइव किया था अभी, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल सीपी एंड कैपिटल सीवी, राइट? वी हैव डिराइव्ड दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. देखो ठीक से यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, नो डाउट. बट इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, देन व्हाट वी कैन डू? तो चलो ठीक है, ये Cp minus Cv is equal to R. This is the Mayer's relationship. Now we know that actually Cp can be written as m naught into Sp, correct है? And at the same time we know that Cv is equal to m naught into Sv. So if we put these both values here in this expression, then we can get this as m naught into Sp minus m naught into Sv is equal to R. And then we can get that Sp m naught common. So m naught को अगर common लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा हम देख सकते हैं आराम से. तो अंदर में बचेगा Sp minus Sv, and that is going to be equal to R. So that we can now just transfer this m naught in the denominator, so as to get this as Sp minus Sv is equal to R upon m naught. And this R upon m naught actually is called as the specific gas constant. Remember, R upon m naught is also called as the specific gas constant. R को तो हम universal gas constant बोलते हैं, no doubt. But this R upon m naught will be called as specific gas constant, whose value is denoted by small r actually. उसको हम small r से denote करते हैं. और ये specific gas constant का जो value है वो अलग-अलग gases के लिए अलग-अलग होता है. Obviously, जैसा कि हम जानते हैं, the specific gas constant for nitrogen will be R upon 28. Check why? Just because molar mass of nitrogen is 28, right? If we talk about oxygen, then we can say oxygen का जो specific gas constant है, तो वो कितना होगा? तो वो बनेगा R upon 32, because we know that oxygen का जो molar mass है वो 32 होता है. तो जिसका जो molar mass होगा तो उससे हमको उसको divide करना पड़ेगा ताकि हमको उसका specific gas constant मिल जाए. So this is the concept of specific gas constant, you have to remember correctly. So this is the relationship. We can say if we use this specific gas constant here in this formula, then we can say that Sp minus Sv is equal to small r, and this is the relationship between principal specific heats of the gas, and is also called as the Mayer's relationship. Remember, Mayer's relationship, it gives the relationship between the specific heat of the gas at constant pressure and specific heat of the gas as constant volume. Remember, तो ये जो रिलेशनशिप है वो हमको मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द मेयर्स रिलेशनशिप. अच्छा, देखो अभी लास्ट इक्वेशन में, लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था
कि कोई भी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, तो गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक फॉर्मूला से दिया जाता है, और वो फॉर्मूला है सिंपली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है E/N उसको हमने बोला था, और इसको प्रूव किया था कि 3/2 into kb into t ऐसा लिखा था, याद है? Where kb is called as the Boltzmann's constant. Boltzmann Yes. constant. And this Boltzmann's constant is defined as what? Universal gas constant upon Avogadro's number. Correct है ना? So this is called as the Boltzmann's constant. Okay. तो अभी देखो ठीक से, ये बात यूज करके और ये जो एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, मतलब एक मोल गैस का जो एनर्जी है वो कितना होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया ना यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमको मिल रहा है 3/2 times of kb into t. Okay, but then if we are asked to find out the kinetic energy of a mole of a gas, एक मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? Kinetic energy of 1 mole, how much it will be? So it should be simply the kinetic energy of one molecule multiplied by molecule number of molecules in 1 mole. How much it is? 6.023 बिल्कुल, into 10 Avogadro's number, it is denoted by n naught actually. and not. And Yes. if we multiply it by that, then we can simplify this further and get that. देखो इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इससे हमको ये मिल जाएगा सीधा कि 3/2 into kb, kb को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो kb का वैल्यू क्या है, r अपॉन n नॉट है, तो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमको मिलेगा r अपॉन n नॉट इंटू, अब यहाँ पे t तो है ऑलरेडी, क्योंकि हाँ। kb को हमने सिर्फ रिप्लेस किया ना यहाँ पे, हाँ। बाकी जो t है तो t तो वैसे ही रखना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम ये n नॉट जो है वो भी हमको एज इट इज रखना पड़ेगा, जिससे n नॉट सीधा कैंसिल हो जाएगा देखो इससे, और क्या मिलेगा हमको, सिंपली 3/2 into RT, ये हमको मिलेगा kinetic energy of 1 mole of a gas which we can denote it by TU, तो उसको हम U से भी डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये एक रिजल्ट अच्छी तरह से याद रखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 3/2 RT। अभी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमको करना है, देखो ठीक से, ओके। तो अभी हमने ये देखा कि कोई भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है तो U इज इक्वल टू 3/2 into RT, ये प्रूव किया जा सकता है। और ये भी हमने ऑलरेडी देखा है कि CV और CP के जो वैल्यूज है वो हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, कि CV जो होता है वो CV तो एक्चुअली अगर 1 मोल का है तो DU अपॉन DT बनता है, DU अपॉन DT, इसको ही हम CV बोलते हैं। वैसे तो NDT है, बट चलो एक मोल ही ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है, तो वी कैन कंसिडर इट एज DU by DT सिंपली। सो वी कैन से CV इज गोइंग टू बी इक्वल टू DU by DT। तो ये तो हम इसमें से ही निकाल सकते हैं। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, अगर इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इससे हमको मिल जाएगा DU by DT which is going to be equal to 3/2 R, which is a constant when outside, and T का डेरिवेटिव 1। तो ये 3/2 R जो है वही हमको मिल जाएगा वैल्यू CV का, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि CV is actually going to be equal to 3/2 times of R। And once we get this CV, we can also get CP, because we know that CP is always equal to CV plus R, and hence we can expect that CP must be equal to what? This CV plus R, which is going to be 3/2 R plus R, which happens to be simply, तो अगर R कॉमन लेते हो तो हमको अंदर में मिलेगा 3/2 plus 1 into R, where 3/2 plus 1 can be simplified so as to become 5/2, and hence we can get this as 5/2 R. That means CP of a gas can be written to be equal to 5/2 R, and CV of a gas can be written to be equal to 3/2 R. If we find these values, actually, then we can get that
CV value for any gas comes out to be 3/2 into R. R मतलब कितना? हमको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये वैल्यू अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे R का तो इससे हमको ये मिल जाएगा। चलो ठीक है, 8 भी अगर उसको पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली, तभी भी CV का वैल्यू कितना एक्सपेक्टेड है? 2 1 जा 2 4 जा 12 जूल पर मोल केल्विन, नो डाउट। चलो यूनिट को थोड़ा बाजू में रखो 2 मिनट के लिए। तो CV का वैल्यू गैस का मिल जाएगा 12, नो डाउट। CP का क्या मिलेगा? CP का मिल जाएगा 5/2 R, तो इससे हमको मिलता है 5/2 into R which is 8 again, so you can expect it as 20. वैसे भी CP minus CV equal to R होता है कि नहीं? तो CP minus CV इन दोनों का जो डिफरेंस है वो R होता है, और R मतलब कितना? 8 ना अप्रोक्सीमेटली। तो अगर Yes. CV का वैल्यू 12 आ रहा है तो 12 प्लस 8 मतलब CP का वैल्यू 20 तो श्योर है, वो तो एक्सपेक्टेड ही है, नो डाउट। लेकिन अभी ये तो चलो ये हमने एक्सपेक्ट किए हैं वैल्यूज, थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है ये गैस के CV के 12 और CP का वैल्यू 20, ये हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है? प्रैक्टिकली अगर हम मेजर करते हैं किसी भी गैस को का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है, 1 मोल का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है वो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रख के और कांस्टेंट प्रेशर रख के अगर फाइंड आउट करेंगे, प्रैक्टिकली अगर फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंट करके, तो कुछ रिजल्ट सामने आते हैं जो कि इससे थोड़े अलग बनते हैं। जो हम अगर टैबलेट करेंगे टेबल के अंदर अगर उसको रखेंगे तो और ज्यादा समझ सकेंगे रेगुलर से। तो ये सपोज टेबल है जिसके अंदर हम वो रिजल्ट समराइज कर रहे हैं। देखो ठीक से, ये फर्स्ट जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम गैस, कौन सा टाइप का गैस हमने यहाँ पे रखा था या कौन सा गैस लिया था वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो सपोज फर्स्ट टाइम वी टेक द गैस लाइक नियॉन और हेलियम और सपोज आर्गन और क्रिप्टॉन, xenon एंड सिमिलर लाइक इनर्ट गैसेस जो है जिनके बारे में हम जानते हैं कि दे आर नोबल गैसेस, तो उनको अगर हमने यहाँ पे रखा और उनके अगर CV और CP इन दोनों के वैल्यूज अगर फाइंड आउट किए प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता चलता है उन गैस का CV का जो वैल्यू बनता है वो आता है कुछ 12 के आसपास, बिल्कुल परफेक्ट। अगेन CP का जो वैल्यू बनता है वो आता है 20 के आसपास, बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट। और इवन इससे भी आगे जाके हम ये बता सकते हैं कि CV और CP इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, रेशियो उसको बोलते हैं गैमा, विच इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो ये CP अपॉन CV इनका जो वैल्यू रेशियो है इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तो एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गैस इज गोइंग टू बी 20/12 which happens to be simply equal to, अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 3s and 4 5s, so it comes out to be simply 5/3. So value of gamma can be written to be equal to 5/3 for this type of gases. What is the speciality of these gases? समझा ठीक से? क्या खासियत है इन गैसेस के बारे में? ये कभी भी डायटोमिक नहीं बनते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी भी डायटोमिक नहीं होते हैं। तुमने कभी सुना है He2 को भी फॉर्म करता है या Ne2 का भी फॉर्म हो गया, Ar2 कभी नहीं होता है। These molecules are always of single type, तो ये सिंगल एटम के ही मॉलिक्यूल्स है, इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, रिमेंबर मोनो एटॉमिक गैसेस इनको बोलेंगे। चलो ठीक है, तो इनके बारे में ये हमने जो हमारे रिजल्ट्स है वो करेक्ट आ रहे हैं, परफेक्ट मैच हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे H2, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो पता चलता है कि इनके जो CV के जो वैल्यूज है वही बनते हैं 20, और ऑब्वियसली CP का वैल्यू बन जाएगा उससे 8 ज्यादा, मतलब 28। देखो ठीक से, why this is changed, what happens due to this type of molecules so that their CV value itself हाँ डायटोमिक है, लेकिन ये हमको अभी तक समझना है कि एग्जैक्टली डायटोमिक होने से
क्या बात हो जाती है जिसकी वजह से इनका सीवी ही बढ़ जाता है। सीवी का वैल्यू इनका एग्जैक्टली 20 क्यों बन गया या इतना बढ़ कैसे गया, ये हमको अभी समझना है, ठीक है ना। तो जस्ट अभी फिलहाल नोट करो कि क्या रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। देखो ठीक से, तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए इट्स प्रैक्टिकली ऑब्जर्व रिजल्ट दैट Cv becomes 20 and Cp becomes 28, and we can say gamma. If we calculate it, then we can get this as 28 upon 20, which is going to be simply 7 by 5. Check, 7 by 5. अभी इसको हम आराम से 1.4 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। इसको कैलकुलेट करते हैं डेसिमल में तो वो बनता है 1.4। इसको अगर करते हैं तो बनता है 1.67 के आसपास, नो डाउट। अभी और एक सरप्राइजिंग रिजल्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम आगे जाके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर सपोज रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि ये जो दूसरा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जस्ट लाइक Cl2, अब देखो ये भी Cl2, ये भी डायटोमिक ही है। I2 दिस इज आल्सो डायटोमिक। अगेन सपोज ये जो सब अलग अलग जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है या कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये भी डायटोमिक है बिल्कुल। तो इनके बारे में अगर इनके Cv और Cp के वैल्यूज पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका Cv का वैल्यू ही 28 है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग सी। एंड इवन Cp का जो वैल्यू है वो उनके लिए बनता है 36। एंड इफ यू टेक द रेशियो एंड फाइंड आउट gamma, then gamma happens to be equal to 36 upon 28, which is going to be equal to 9 by 7. Check, which approximately comes out to be 1.29. ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो ठीक से। तो एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ some gases, just like monoatomic gases, have their Cp and Cv values which are like 12 and 20, so that their ratio of gamma, ratio of these specific heats happens to be 5 by 3 for monoatomic gases. For diatomic gases, for some diatomic gases have their gamma values 7 by 5, and for some diatomic gases the value is 9 by 7. अभी इनके बीच में क्या डिफरेंस है बताओ? वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, हम समझ सकते हैं आराम से कि H2O2 N2 ये सब डायटोमिक है, जबकि Cl2 I2 CO ये भी तो डायटोमिक है। बाकी वैसे कोई इनके बीच में डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस अगर पता करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। अगर और डीप में जाके अगर ठीक से स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि H2O2 एंड N2 ये जो गैसेस है ये बहुत लाइट, और इसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स है they can be considered to be similar to dumbbells, just like dumbbells you can say। ये जो dumbbells होते हैं ये इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको समझा ठीक से? ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ये सब जो गैसेस है वो डायटोमिक है, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए उनको हमने डम्बेल शेप से रिप्रेजेंट किया है, डम्बेल्स। ठीक है। अभी दूसरा जो है, दूसरी तरफ ये Cl2 I2 CO ये भी तो डायटोमिक है। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? तो हम देख सकते हैं आप आराम से कि अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन का भी साइज बहुत काफी बड़ा है, और इसके कारण यहाँ पे बनता है कि ये जो दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स है, इनके बीच में डम्बेल नहीं बल्कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है। ये स्प्रिंग है यहाँ पे। तो होता क्या है ना कि ये स्प्रिंग होने की वजह से इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो भी कम ज्यादा होता रहता है, और यही रीजन है, दिस मेक्स देम डिफरेंट। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये डम्बेल्स है और ये स्प्रिंग्स है। तो स्प्रिंग्स होने के कारण थोड़ा फर्क पड़ जाता है और डम्बेल्स होने की वजह से एक फर्क पड़ जाता है, और इस यही रीजन बनता है इनके Cv और Cp के जो वैल्यूज है वो इतने डिफरेंट होने की वजह का। तो ये जो Cv और Cp का वैल्यू उनका 20 और 28 है, तो और ये इसका जो Cv और Cp का वैल्यू 28 और 36 है, उसका बेसिक रीजन जो है वो लाई करता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो डम्बेल है और इनका स्ट्रक्चर स्प्रिंग्स लाइक है, और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का तो कोई सवाल ही पैदा होता, वो तो सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल ही है, नो डाउट। तो अभी यहाँ पे हम ये बात समझ सकते हैं आराम से कि
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला जो कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला जो कंसेप्ट है वो हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, हाउ इट कैन बी अप्लाइड एंड हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी हमको समझना है। तो ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है, ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है, इनको सामने रख के मैक्सवेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सामने रखा जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इट टेल्स अस? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इट टेल्स अस, अभी हमने ये प्रूव किया कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी, कितना दिया हमने निकाला, मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना निकाला था? तो निकाला था 3/2 टाइम्स ऑफ kb इंटू टी, करेक्ट है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि 3/2 kbt ये क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टाइम्स ऑफ हाफ kbt है। तो हाफ टाइम्स ऑफ kbt का 3 टाइम्स ही क्यों करना पड़ा हमको? क्योंकि इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। देखो ठीक से, ये बहुत अच्छी तरह से नोट करो। यहाँ पे 3 जो है, ये 3 नंबर क्या बताता है? दिस 3 इज गोइंग टू बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बनता है एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ हाफ इंटू kbt, नो डाउट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके बारे में उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ kbt का 3 गुना, मतलब 3/2 kT बनता है। ये बात सामने रख के हम ये बता सकते हैं दिस लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कैन बी टोल्ड इन दिस वे दैट the kinetic energy of a molecule, remember, kinetic energy of a molecule is equally divided in all degrees of freedom, remember। तो ये जो एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है ये सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली डिवाइडेड होता है, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ करेस्पॉन्ड करता है? इट करेस्पॉन्ड्स टू हाफ kbt, दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हाफ kbt इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, मतलब इतने एनर्जी के साथ करेस्पॉन्ड करता है। तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, if you have the monoatomic molecule, then its kinetic energy of that molecule will be simply 3/2 kbt, no doubt। But we know that for a diatomic molecule, तो diatomic molecule जो होता है उसमें भी एक होता है नॉन रिजिड diatomic molecule। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। 5, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल will actually be equal to 5 times of half kT. Remember, 5 times of half kbt. Not only 3/2 kbt, but it will be 5 times of half kbt, which becomes actually 5/2 kbt. तो ये 5/2 kbt, ये जो रिजल्ट है वो हमको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से मिलता है। और इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है, जो डायटोमिक रिजिड गैस का जो एनर्जी है एक मॉलिक्यूल का, वो 5/2 kbt के बराबर बनता है। और एट द सेम टाइम वी कैन अंडरस्टैंड फॉर अ नॉन रिजिड, मतलब वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई भी वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कितना होता है? बिल्कुल 7 होता है। तो इसलिए 7 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ हाफ kbt, where half kbt is the kinetic energy associated with each degree of freedom. And since it has 7 degrees of freedom, we can say that its total kinetic energy can be obtained to be equal to simply 7/2 into kb into t. तो ये जो है एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालने के लिए हमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जरूरी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको लगते हैं, निकालने पड़ते हैं, और इसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होता है। वो कभी 3/2 kT बनता है, कभी 5/2 kbt बन सकता है, कभी 7/2 kT भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज मोनोएटॉमिक, diatomic rigid or diatomic vibrating. So accordingly we can get the kinetic energy of different molecules in different ways. And now if we remember these 3 results, अगर ये 3 results हम अच्छी तरह से अगर याद रखेंगे कि diatomic rigid molecule का kinetic energy 5/2 kT होता है,
डायटोमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 7/2 kT होता है, और जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी सिंपली 3/2 kT होता है। ये रिजल्ट्स अगर याद रखेंगे तो हम ये जान सकेंगे, आराम से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से इनके जो Cp और Cv के जो वैल्यूज है वो जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखे हैं तो उतने ही हुआ करते हैं। अभी हमको 3 डेरिवेशंस करने हैं बिल्कुल पैरेलल टू वन अनदर। वन इज फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड इज फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, एंड द थर्ड वन इज फॉर नॉन रिजिड और वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो ये तीनों डेरिवेशंस जो है वो बिल्कुल एक के नीचे एक हम करेंगे, एक के साथ एक करेंगे, पैरेलल करेंगे, ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो देखो ठीक से हम यहाँ पे 3 कॉलम बना देंगे, पूरे के 3 कॉलम यहाँ पे बना देंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेकेंड कॉलम के अंदर जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो थर्ड कॉलम के अंदर हम जो डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलेगा ना? तो देखो सबसे पहला जो हमको डिस्कस करना है वो है मोनोएटॉमिक। देखो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में हमको डिस्कस करना है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, और तीसरे कॉलम में हमको डिस्कस करना है नॉन रिजिड मतलब ही वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, और चौथा कॉलम भी अब ऑलरेडी बन गया है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके अंदर। तो अभी इसमें देखो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ kT। अभी चलो k ही लिखेंगे, इसको k भी से अच्छा है, बार बार k भी लिखना पड़ रहा है, तो उसको k बोल देंगे, चलेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस कितना बनेगा, एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा सिंपली, उसको हम U से डिनोट कर सकते हैं आराम से, बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल विल बी सिंपली 3/2 kT into R, सॉरी N, वेयर N0 मतलब ही एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इससे हमको मिलेगा U इज इक्वल टू 3/2 into RT, और ये बन गया। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा du/dt, इसको ही हम CV बोलते हैं, तो वो CV बन जाएगा 3/2 R, नो डाउट, एंड देन वी कैन गेट Cp टू बी इक्वल टू 5/2 R। जस्ट R ऐड करना है इसके अंदर, और गैमा मिल जाएगा हमको, ये जो रेशियो है इनका Cp/Cv। तो अगर Cp को डिवाइड करेंगे Cv से, तो उससे हमको ये मिल जाएगा सिंपली 5/2 R divided by 3/2 R, which happens to be simply R cancel, 2 cancel, 5/3, which is as expected for monoatomic molecule. If we talk about diatomic molecule, rigid one, then kinetic energy of a molecule is found out to be equal to 5/2 kT। याद है? तो 5/2 kT एक मॉलिक्यूल का हो गया, तो एक मोल का कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा 5/2 kT multiplied by Avogadro's number, that is N0 we can say, and hence we can get this kinetic energy of a mole to be simply equal to 5/2 RT, just because K into N0 becomes R, because K actually is R upon N0, तो ये बन गया। तो du/dt अगर इसमें करेंगे तो वो हमको Cv का वैल्यू मिलने वाला है, तो Cv का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5/2 R, एंड अगर Cp का वैल्यू निकालने चाहते हो तो उसके लिए Cv प्लस R करना पड़ेगा, जो हमको मिलता है Cp इज इक्वल टू 7/2 R। तो क्या देखो R ऐड करो इसमें, तो R कॉमन आ जाएगा, 5/2 plus 1 becomes 7/2। So we get this gamma equal to 7/5 as expected for diatomic molecule, and non rigid के लिए हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बन जाता है 7/2 kT, इसमें से हम एक मोल का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से, 7/2 kT into N0, इसमें से U बनता है 7/2 RT,
इसको डिफरेंशिएट करके CV मिल जाता है 7/2 R और CP मिल जाएगा 9/2 R, चेक, एंड गैमा मिलेगा 9/7 which is as expected. And then we can talk about the polyatomic molecule. अभी polyatomic molecule के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो हमको पता नहीं है, तो अगर polyatomic molecule के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी है अगर F है सपोज, तो हम बोल सकते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहेगा F टाइम्स, चलो अगर polyatomic molecule का कोई भी मॉलिक्यूल जितना भी पॉलीएटॉमिक भी अगर होगा तो भी उसका ट्रांसलेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है ही ऑलरेडी, और रोटेशनल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो तो होते ही है हमेशा, बट जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमको पता नहीं है। तो उसके लिए अगर हमको पता है कि उसके अंदर F रिलेशनशिप्स है, तो एक वाइब्रेशन मतलब F इतने स्प्रिंग्स अगर है तो एक स्प्रिंग की वजह से हमको 2 काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स मिलते हैं, मतलब एक स्प्रिंग की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टर्म मिल जाता है, जिसके कारण हमको 2F इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे सिर्फ वाइब्रेशन के, तो टोटल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएंगे। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली बन जाएगा 3 रोटेशनल के, 3 ट्रांसलेशनल के और 2F इतने वाइब्रेशनल के। तो इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल will become 3 plus 3 plus 2F, which is going to be 6 plus 2F, correct? And if we use this here, then we can get the kinetic energy of a molecule to be simply equal to 6 plus 2F multiplied by half kT. So that 2 can be taken common and 3 plus F can be left inside, and half kT से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सिंपली 3 plus F into kT, okay? And then we can get this the kinetic energy of one molecule. But if we talk about 1 mole, तो एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, तो 3 plus F into kT into N naught, जो कि 3 plus F into RT बनता है, और इसके साथ साथ इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dt मतलब ही CV जो बन जाएगा 3 plus F into R, and once we get this CV we can get CP also because CP is going to be CV plus R, तो इससे वो हमको मिल जाएगा 3 plus F into R plus R, so that we can take this R common and get 3 plus F plus 1 into R, so that it becomes actually 4 plus F into R. So this is going to be the value of CP for this polyatomic gas molecule. And once we get this, we can find out gamma also, that is the ratio of these two specific heats. So gamma can be written equal to CP by CV, which is going to be simply 4 plus F upon 3 plus F. R is going to get cancelled. तो यहाँ पे जो 4 plus F upon 3 plus F, ये जो है R कैंसिल होने के बाद सिंपली इतना ही मिलेगा हमको, gamma is equal to 4 plus F upon 3 plus F. So this is going to be the formula for gamma of a polyatomic gas molecule. तो कौन सा भी गैस हो उसका हम निकाल सकते हैं gamma का वैल्यू। ओके सो सर एक मिनट, आप स्क्रीन ऑन करेंगे? हाँ जी। हाँ बोलो। आज का लिखना रह गया था इसलिए। रिकॉर्डिंग मिल जाता है तुमको? सर ढूंढा है हमें, नहीं मिला रिकॉर्डिंग। ठीक है लिखो फटाफट। बारिश आ रही है। हाँ हो गया सर। हो गया ना? ठीक है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर। ठीक है, डाउट है तो पूछो।
तो हम लेक्चर खत्म करेंगे आगे। अच्छा, और ये टाइमिंग ठीक है तुमको? 3:30 to 4:30 एंड 5 to 6 एंड 6:30 to 7:30, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक भी मिल जाता है बीच में। और आज का आतिश सर का लेक्चर होगा कि नहीं, क्योंकि बारिश बहुत जोर से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बेटर कैंसिल ही कर देंगे तो अच्छा होगा, है नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप में कहाँ मिलेंगे? यस, ड्राइव में मिलते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं ना रोज के, वो ऐप में कौन सी सेक्शन में है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या? ऐप में कहाँ मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अरे न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में मैंने बताया था ना उस दिन। न्यूज एंड इवेंट सेक्शन है ना, उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स ऑफ पास्ट लेक्चर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड करके एक सेक्शन दिया हुआ है। उसके अंदर वो क्लिक करने का, तो वो तुम्हारे ड्राइव में ओपन हो जाएगा। उसमें डेट वाइज सारे लेक्चर्स है, डेट वाइज। इस डेट का चाहिए तुमको, उस डेट का तुम देख के देख सकते हो। तो अतु सर के लेक्चर के बारे में तुमको SMS आ जाएगा। तो okay, so I will end this lecture here. Thank you all of you.